गुड इवनिंग गाइज। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जल्दी जल्दी ज्वाइन हो, क्योंकि आजकल आप बहुत कम लोग लाइव क्लासेस में आ रहे हो। ओके, आज का जो क्लास है वो उसमें क्या होने वाला है, उसमें मॉक टेस्ट होने वाला है। मॉक टेस्ट होगा, इसमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़े जाएंगे और आप लोगों को आंसर देना है। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें एक भी आपको नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ज्वाइन करना है, ठीक है, और इस मॉक टेस्ट को देना है। इसमें आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप लास्ट में अपना मार्क्स बता देना कि किसको कितना आया, ठीक है। जबकि सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, आई होप सबको 20 आउट ऑफ 20 ही आना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आप पहले से बना चुके हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, तो अब तो गलती की कोई संभावना ही नहीं बनती है, ठीक है। तो चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है, यानी आपसे पूछना क्या चाह रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम किस में पाया जाता है। लिख दीजिए कि किस में पाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि किस में पाया जाता है, एरिथ्रोसाइट में। किस में? एरिथ्रोसाइट्स में क्या पाया जाता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ठीक है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को उतना समय दिया जाता है जिसमें आप सभी आंसर कर सकते हो, ठीक है। कुछ सेकंड्स में आप सभी के सभी आंसर कर सकते हो। जो आंसर को देखकर करेगा उसी को टाइम लगेगा, जिसको क्वेश्चन पढ़कर आंसर देना उसके लिए कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो तो क्वेश्चन वैसे भी देख के आंसर कर देगा। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? डायफ्राम से संबंधित तंत्रिका होती है। डायफ्राम से संबंधित तंत्रिका का नाम बताना है। क्या वो वेगस है, या फिर फेरनिक है, ग्लोसोफेरेंजियल है, या फिर ट्राइजेमिनल है? कौन सा तंत्रिका है जो डायफ्राम से संबंधित है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि क्या है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आई होप सभी ने आंसर कर दिया होगा। तो वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन बी को सेलेक्ट किया है। फेरनिक नर्व जो है वो क्या है? डायफ्राम से संबंधित तंत्रिका है। अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? मानव की सामान्य श्वास दर होती है, कितनी होती है 1 मिनट में? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सभी कमेंट बॉक्स में। तो कितनी होती है? 16 बार पर मिनट। 16 बार पर मिनट, ठीक है। कहीं कहीं इसको 12 से 16 भी दिया होता है, ठीक है। 12 से 16 बार भी दिया हुआ होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या है? ऑक्सीजन की परिवहन होती है। ऑक्सीजन का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है? क्या ब्लड प्रोटोप्लाज्म के द्वारा होता है, आरबीसी के द्वारा होता है, या फिर डब्ल्यूबीसी के द्वारा होता है, या फिर प्लेटलेट्स के द्वारा होता है? जल्दी से बता दीजिए कि किसके द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो आप सभी को पता है कि किसके द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है? आरबीसी के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीसी के द्वारा, यानी रेड ब्लड सेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रुधिर में CO2 का वहन किस रूप में होता है? यानी फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ। इन व्हाट फॉर्म इज CO2 कैरिड इन द ब्लड? CO2 जो होता है, CO2 जो होता है उसका परिवहन किस फॉर्म में होता है, किस रूप में होता है, यही आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सेकंड वन क्या है? सोडियम कार्बोनेट। थर्ड क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट। एंड फोर्थ क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। जल्दी से बता दीजिए किस फॉर्म में CO2 का परिवहन होता है। आप सभी को पता होगा और वेरी गुड, सभी ने सही उत्तर भी दिया होगा। किस फॉर्म में होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। किसमें? सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में CO2 का परिवहन होता है। कहाँ पे? ब्लड में, ठीक है, रुधिर में। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पूछ रहा है, सामान्य श्वसन को नियंत्रण करने वाला श्वसन केंद्र मनुष्य में स्थित होता है। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ। द रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल नॉर्मल रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन ह्यूमन, ठीक है। तो उसका क्या पूछ रहा है? कि आपसे लोकेशन पूछ रहा है कि जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है वो उसका लोकेशन कहाँ होता है, वो कहाँ स्थित होता है, किसमें? मनुष्य में, ठीक है। जो क्या करता है? रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है,
श्वसन केंद्र वो मनुष्य में कहाँ स्थिर होता है, ठीक है, उसका लोकेशन बताना है कि जो श्वसन केंद्र है वो कहाँ पे स्थित होता है, ठीक है। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में दे दो। आई होप सभी ने दे दिया होगा, ठीक है। तो कहाँ पे होता है, मेडुला ऑब्लेंगाटा में। कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लेंगाटा में वो श्वसन केंद्र होता है, ठीक है। अब मैं मेडुला ऑब्लेंगाटा का डिस्क्रिप्शन नहीं करूँगी कि ब्रेन में वो कहाँ लोकेटेड होता है, क्योंकि जब मैं इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब की थी तब आपको बता रही थी कि वो लोकेट कहाँ होता है, ब्रेन के किस पार्ट में, लोअर पार्ट में या अपर पार्ट में होता है मेडुला ऑब्लेंगाटा, ठीक है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक अणु ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर ऊर्जा प्राप्त होती है। जल्दी से बता दीजिए, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा 686,000 कैलोरी, ठीक है। अगर किलो कैलोरी में बोला जाए तो, ठीक है, लिख दिया 686 किलो कैलोरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग आंसर जल्दी जल्दी किया करो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी दिया करो। तो अगला प्रश्न क्या है, व्हाट इज़ द टोटल लिविंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन लंग्स। ह्यूमन लंग्स का टोटल लिविंग कैपेसिटी बताना है कि कितना होता है, अप्रॉक्स में देना है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होता, अप्रॉक्स में देना है। क्या 500 मिली होता है, या फिर 200 मिली, या फिर 500 मिली, या फिर 2000 मिली, या फिर 4500 मिली, या फिर 9800 मिली। जल्दी से बता दीजिए कि अप्रॉक्स कितना होता है लिविंग कैपेसिटी ह्यूमन लंग्स का। तो अप्रॉक्स माना जाता है 4500 मिली लीटर, ठीक है, कितना 4500 मिली लीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, मायोग्लोबिन पाया जाता है। मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, ठीक है, क्या वो पेशियों में पाया जाता है यानी मसल्स में पाया जाता है, या फिर ब्लड में पाया जाता है, या फिर लीवर में पाया जाता है, या फिर स्प्लीन में पाया जाता है। जल्दी से बता दीजिए कि मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर करना है। तो वेरी गुड, सबने ऑप्शन ए को सेलेक्ट किया होगा। मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, मसल से पाया जाता है यानी पेशियों में पाया जाता है, ठीक है। बिकॉज ये मॉक टेस्ट लेने का ये कारण है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो टेस्ट भी बनता है, आई मीन रिवीजन भी पिछला ज़रूरी होता है। सो एक मॉक टेस्ट रख दिया गया है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, मानव में लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है, यानी रेड ब्लड सेल में क्या नहीं पाया जाता है। ह्यूमन के रेड ब्लड सेल में क्या नहीं पाया जाता है, क्या हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है, या फिर केंद्रक नहीं पाया जाता है, या फिर साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। जल्दी से बता दीजिए कि क्या नहीं पाया जाता है ह्यूमन आरबीसी में, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जैसा कि मैं बता रखी हूँ कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आप सभी को आंसर पहले से पता होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक स्तनीय वृक्क की जैव संरचनात्मक और शरीर क्रियात्मक इकाई है, यानी क्या बोल रहा है कि बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ मैमेलियन किडनी। मैमेलियन किडनी का जो बायोस्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट क्या होता है, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, बायोस्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट। तो क्या होता है, क्या यूटेरस होता है, यूरेटस होता है, या फिर नेफ्रॉन होता है, यहाँ पे स्पेलिंग छूट गया है, या फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, या फिर किडनी होता है। जल्दी से बता दीजिए क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, हेनली लूप किसके अवशोषण से संबंधित है, यानी हेनली लूप किसके अवशोषण से संबंधित है, ठीक है। क्या जल के अवशोषण से संबंधित है, ग्लूकोज के अवशोषण से संबंधित है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के, या फिर पोटेशियम के। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दो कि किससे संबंधित है हेनली लूप, ठीक है। तो किससे संबंधित है, जल से,
किससे? जल से संबंधित है हेनली लूप, ठीक है, यानी जल का अवशोषण होता है, ठीक है। हेनली लूप में क्या होता है? जल का एब्जॉर्प्शन होता है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। हाइड्रा में मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है, यानी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आप सभी को पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द मेन नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन हाइड्रा, हाइड्रा का मेन नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस पूछ रहा है कि किस फॉर्म में होता है, क्या अमोनिया के फॉर्म में होता है, या फिर यूरिया, या फिर यूरिक एसिड, या फिर ए एंड सी दोनों। तो किस फॉर्म में होता है फ्रेंड्स? अमोनिया के फॉर्म में होता है। किस में होता है? अमोनिया के फॉर्म में होता है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या बोल रहा है? 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? मनुष्य का वृक्क होता है, यानी मनुष्य का किडनी कैसा होता है? क्या प्रोनेफ्रॉन होता है, मेसोनेफ्रॉन होता है, मेटानेफ्रॉन होता है, या फिर ओपिस्टोनेफ्रॉन होता है? ओपिस्टोनेफ्रॉन होता है। जल्दी से बता दीजिए क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि क्या होता है, ये मेटानेफ्रॉन होता है। मेंस किडनी क्या होता है? मेटानेफ्रॉन होता है। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? क्या किडनी में होता है, लिवर में होता है, ब्लैडर में होता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर की बात कर रहे हैं, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है? जल्दी से बता दीजिए कि किस में होता है यूरिया का निर्माण? किस में होता है बच्चों? तो लीवर में होता है। मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ कि लीवर में होता है यूरिया का निर्माण, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी जो होगा वो सही उत्तर होगा, ठीक है। हाँ, ये होता है कि बहुत बच्चे होंगे जो कि पिछले वीडियोज़ नहीं देखे होंगे, ये नया वीडियोज़ देख रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए एक दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जिसको वो ना जानते हो, ठीक है। बट मुझे पता है ज़्यादातर इस पर रेगुलर बच्चे ही आते हैं। सो आई होप कि आप सभी के हर एक क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? स्तनधारियों की कौन सी रुधिर वाहिनी में यूरिया की सर्वाधिक मात्रा होती है? यानी क्या पूछ रहा है प्रश्न, क्या बोलना चाह रहा है, यानी क्या पूछ रहा है? स्तनधारियों की बात कर रहा है, यानी मैमल्स की बात कर रहा है कि मैमल्स के कौन ब्लड वेसल में, मैमल के कौन सी ब्लड वेसल में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया क्या होता है? कंटेन होता है, या फिर पाया जाता है, या फिर होता है, ठीक है। किस ब्लड वेसल में? क्या हेपेटिक वेस्कुलेचर में, या फिर हेपेटिक वेन में, या फिर रेनल आर्टरी, या फिर हेपेटिक आर्टरी? बता दीजिए किस में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया होता है। तो वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन बी को सेलेक्ट किया है, हेपेटिक वेन जो होता है वो इसका सही उत्तर होता है। इसमें क्या होता है? हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया कंटेन होता है, ठीक है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया कंटेन होता है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला जो प्रश्न है वो भी क्या है आपका? हेनली लूप से है। हेनली लूप से है। इस हेनली लूप को मैं बहुत बार डिस्क्राइब करके भी बताई हूँ, फिगर ड्रॉ करके भी बताई हूँ, ठीक है। तो हेनली लूप की आरोही भुजा किसके लिए पारगम्य होती है, ठीक है, यानी परमिएबल होती है। हेनली लूप की जो आरोही भुजा है, यानी जो असेंडिंग आर्म है, वो किसके लिए परमिएबल होती है? किसके लिए परमिएबल होती है? क्या ग्लूकोज के लिए परमिएबल है, NH3 के लिए, या फिर Na+ यानी सोडियम आयन के लिए, या फिर H2O यानी वाटर के लिए, ठीक है। तो ये बात याद रखना इस क्वेश्चन में कि ये किस भुजा की बात कर रहा है? आरोही भुजा की बात कर रहा है। किस भुजा की बात कर रहा है? आरोही भुजा की बात कर रहा है, ठीक है, यानी असेंडिंग आर्म की। बहुत जगह डिसेंडिंग आर्म भी पूछता है, तो ये देखकर ही आंसर करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें आंसर में असेंडिंग वाले आर्म जो परमिएबल होता है वो भी दिया हुआ है, और डिसेंडिंग जो आर्म परमिएबल करता है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। दोनों ऑप्शन में आंसर में दिया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको उत्तर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने के बाद ही देना है, ठीक है। तो क्या होगा?
असेंडिंग आर्म की बात कर रहा है यानी आरोही भुजा की बात कर रहा है, तो आरोही भुजा में कौन परमिएबल होता है? Na+ यानी सोडियम आयन। क्या होता है? सोडियम आयन परमिएबल होता है, ठीक है। और डिसेंडिंग में क्या परमिएबल होता है? जल्दी से बता दीजिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। आज मैं कमेंट चेक करूंगी, मैं देखूंगी कि हाँ कौन कौन बच्चा सही आंसर दे रहा है कि डिसेंडिंग आर्म में जो होता है वो क्या परमिएबल होता है। हेनली लूप का जो डिसेंडिंग आर्म है उसमें वो किसके लिए परमिएबल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डिन पाए जाते हैं, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या पैनक्रियाटिक जूस में, या फिर सैलिवा में, या फिर बाइल जूस में, या फिर इंटेस्टाइनल जूस में, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? जल्दी से बता दीजिए, स्पेलिंग सही कीजिएगा। पैनक्रियाज जूस नहीं होगा, पैनक्रियाटिक जूस हो सकता है, ठीक है। किसमें पाई जाती है ये दोनों? तो ये दोनों एक क्या है? एक बाइल पिगमेंट है, और ये किसमें पाई जाती है? बाइल जूस में। किसमें पाई जाती है? बाइल जूस में पाई जाती है, यानी पीत रस में पाई जाती है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? तो गाइस जो अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? सोडियम तथा पोटेशियम आयनों का अवशोषण होता है, यानी क्या पूछना चाह रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन टेक्स प्लेस, यानी सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ठीक है। क्या बोमन्स कैप्सूल में, या फिर हेनलीज लूप में, या फिर इन डिजिटल क्वाइल्ड नहीं होगा, यहाँ पे क्वाइल्ड नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कन्वोलेटेड होगा, ठीक है। डिजिटल कन्वोलेटेड टिब्यूल में या फिर प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल में किसमें होता है सोडियम और पोटेशियम आयन का एब्जॉर्प्शन? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख दो कि कहाँ पे होता है। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहाँ पे होता है ये? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल में। कहाँ? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी जो है वो सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न क्या है? एक मनुष्य प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा ग्रहण करता है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि एक मनुष्य प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा ग्रहण करता है, वह किसकी अधिक मात्रा को उत्सर्जित करेगा? यानी अगर सपोज कोई मनुष्य है जो कि लार्ज अमाउंट में प्रोटीन को क्या कर ले रहा है? कंज्यूम कर ले रहा है। क्या कर ले रहा है? कंज्यूम कर ले रहा है, ठीक है। तो वह किसकी उत्सर्जित ज़्यादा अमाउंट में करेगा, ठीक है, अधिक मात्रा में करेगा, ठीक है। क्या यूरिया की, या फिर यूरिक एसिड की, या फिर शुगर की, या फिर इनमें से कोई नहीं की? जल्दी से बता दीजिए कि किसका करेगा सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित? तो किसका करेगा गाइस? ये यूरिया का करेगा। किसका करेगा? यूरिया का अधिक मात्रा में उत्सर्जित करेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। चलो इसी के साथ हम आज के सेशन को एंड करते हैं, और जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अपने अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे, ठीक है। और आई होप सबके जो मार्क्स होंगे वो 20 आउट ऑफ 20 ही होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी था, बहुत बार रिपीट किया गया है, ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा या फिर कोई कन्फ्यूज़न होगा। ये मॉक टेस्ट इसलिए रखा गया है कि आपको पिछले क्वेश्चंस याद हैं या नहीं है। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। यानी आपको बताना है वैसा कैटलिस्ट जो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग होता है। बताइएगा, कॉपर, निकिल, या फिर ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आयरन 3 ऑक्साइड है ये, या फिर प्लेटिनम। जल्दी से बताइएगा वैसा कैटलिस्ट जो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग होता है। जल्दी से, बिल्कुल फास्ट सभी स्टूडेंट बताएंगे जी। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, यानी निकिल। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है बच्चों, आपको जो है डायरेक्ट याद रखना है
क्या याद रखना है बच्चों? तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकिल उत्प्रेरक जैसा जो है काम करता है, यानी निकिल जो है उत्प्रेरक का काम करता है, यह आपको याद रखना है। चलिए चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा यानी जिसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, ये प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? न्यूट्रॉन के टूटने से, या फिर बच्चों बीटा कणों के टूटने से, या इलेक्ट्रॉन के टूटने से, या प्रोटॉन के टूटने से? जल्दी बताइएगा बच्चों, जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये किस चीज़ से प्राप्त होती है ना? क्या चीज़ टूटेगा? न्यूट्रॉन, बीटा कण, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? जल्दी से बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे जी। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ स्टूडेंट, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो नाभिकीय ऊर्जा होती है ये न्यूट्रॉन के टूटने से प्राप्त होती है। देखिए बात आई है बच्चों न्यूट्रॉन की, ठीक है, बात आई है न्यूट्रॉन की, तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? बताइएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आप में से अधिकांश बच्चे जानते होंगे जेम्स चैडविक के द्वारा। जी हाँ, किसके द्वारा? जेम्स चैडविक के द्वारा जो है न्यूट्रॉन की खोज की गई थी बच्चों। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जे जे थॉमसन जी के द्वारा। किसके द्वारा? जे जे थॉमसन, ठीक है, जे जे थॉमसन के द्वारा जो है बच्चों किया गया था। प्रोटॉन की भी बात करें तो इसमें देखिए बच्चों दो लोगों का नाम आता है। प्रोटॉन की खोज से रिलेटेड अगर प्रश्न आ जाता है तो कभी कभी गोल्डस्टीन नाम दे देगा, ठीक है, गोल्डस्टीन। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सब चीज़, है ना? तो कभी गोल्डस्टीन का नाम दे देगा, और अगर गोल्डस्टीन का नाम ऑप्शन में नहीं देता है तो रदरफोर्ड का नाम दिया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से कोई एक ही नाम देगा, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, लवण जिनकी उपस्थिति से जल में स्थायी कठोरता आती है। बच्चों ऐसा कौन सा लवण है जिसकी उपस्थिति से जो वाटर है वो हार्डनेस हो जाता है बच्चों, है ना? परमानेंट हार्डनेस उसमें आ जाती है वाटर में। कौन सा लवण है? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम पे प्लस चार्ज है और पोटेशियम पर प्लस चार्ज है। तो सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट CO3, और इसका जो है 2- चार्ज है। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम पर जो है 2+ चार्ज है, और मैग्नीशियम पर 2+ चार्ज। ये 2+ चार्ज क्या है बच्चों? ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, निकालना होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ के क्लोराइड, क्लोरीन माइनस एवं सल्फेट SO4 2-। दूसरा ऑप्शन ये हो गया। तीसरा ऑप्शन हो गया Pb 2+ और Hg 2+ के कार्बोनेट CO3 2-। या चौथा ऑप्शन है Pb 2+ और Ba 2+ के क्लोराइड Cl- एवं सल्फेट SO4 2-। अब देखिए बच्चों, ऑप्शन में इतना ज़्यादा जो है बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि बच्चों जल में स्थायी कठोरता जो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट घुले होने के कारण होती है। क्या? यानी अभी मैं बताया बच्चों, जल में जो स्थायी कठोरता होती है ना, जल में स्थायी कठोरता जो होती है वो बच्चों कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और साथ ही साथ बच्चों सल्फेट के घुले रहने के कारण होती है ना, सल्फेट के घुले के कारण होती है, सल्फेट घुले के कारण होती है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी स्थायी कठोरता जो है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट घुले के कारण जो है ये जल में स्थायी कठोरता देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? हाँ जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, है ना, और सल्फेट क्लोराइड के कारण। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, निर्जल सोडियम एसीटेट व सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने से बनती है। बताइएगा बच्चों क्या बनेगा? यानी जब हम लोग सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम इन दोनों के मिश्रण को गर्म करेंगे तो ये क्या बनाएगा बच्चों? देखिए यहाँ से आप लोग इसको रिएक्शन करवाइए। देखिए सोडियम एसीटेट है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो ये होता है CH3COO
Na, ये होता है हमारा सोडियम एसीटेट, ठीक है। अब इसके बाद सोडा लाइम है ना बच्चों, सोडा लाइम का क्या होता है बच्चों, तो ये होता है NaOH, इसी को कास्टिक सोडा भी कहते हैं, है ना। तो जब इन दोनों के मिश्रण को आप लोग जो है गर्म करवाइएगा तो ये क्या बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा CH4 प्लस में Na2CO3, है ना, बनवाएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर CH4 क्या है, CH4 क्या है बच्चों, ये मीथेन है, आप सभी बच्चे जानते हो। तो ऑप्शन में तो यही दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना बच्चों, देखिए हाँ जी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यानी जब हम लोग सोडियम, ये क्या है बच्चों, ये हमारा सोडियम एसीटेट है, क्या है बच्चों, सोडियम एसीटेट है। तो जब हम लोग सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम, ये NaOH क्या है, सोडा लाइम है। तो जब हम लोग बच्चों है ना सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करेंगे तो ये क्या बना देगा, मीथेन बना देगा और Na2CO3 भी बना देगा, ठीक है। चलिए बहुत सही जवाब है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का जो प्रयोग होता है बच्चों वो किस रूप में किया जाता है, एंटीबायोटिक के रूप में या संक्रमण रोगी की दवा के रूप में या ज्वरनाशक के रूप में या प्रतिरोधी के रूप में, बताइएगा। क्लोरीन इज यूज्ड एज ए एंटीबायोटिक, एज ए मेडिसिन फॉर इन्फेक्शन पेशेंट, या एंटीबायोटिक, या एज ए एंटीसेप्टिक होगा, ना कि रजिस्टर, एज ए एंटीसेप्टिक लिख लीजिए, ठीक है, एज ए एंटीसेप्टिक, यानी हिंदी में इसको क्या कहेंगे बच्चों, प्रतिरोधी के रूप में, है ना, एज ए एंटीसेप्टिक यानी प्रतिरोधी के रूप में। बताइएगा, जल्दी से बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे जी। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है बच्चों, आ रखा है ये क्वेश्चन, क्लोरीन का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, तो याद रखना है। देखिए बच्चों, ये क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन क्या है, तो ये भी जानना जरूरी है। ये एक रासायनिक तत्व है, यानी ये केमिकल एलिमेंट है, और इसकी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है, यानी 17 होता है। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सबसे जल्दी ठंडा हो जाएगा। बच्चों, अगर कोई धातु का बर्तन है उसमें अगर हम लोग दूध को रख दें, है ना, तो ये 4 परिस्थितियां दी गई हैं, तो आपको बताना है किस परिस्थिति में सबसे जल्दी ये ठंडा हो जाएगा। बताइए, पहला ऑप्शन है जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखी जाए, या जब दूध का बर्तन बर्फ़ की सिल्ली पर रखा जाए, या जब बर्फ़ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए, या उपरोक्त तीनों दशाओं में ठंडे होने के लिए समान समय लगेगा। जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल फास्ट, हाँ जी बिल्कुल फास्ट तरीके से आंसर करना है। सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी यदि आप लोगों ने आंसर किया है देन आपका आंसर सही है। तो देखिए बच्चों, देखिए होता क्या है कि बर्फ़ को बर्तन के चारों ओर, देखिए मान के चलिए ये बर्तन हो गया आपका, ठीक है। तो देखिए ये बर्तन है, अब जो है ना बर्फ़ को बर्तन के चारों ओर रखने पर बर्तन तथा दूध से बर्फ़ द्वारा ली गई जो ऊष्मा है अन्य स्थितियों से अधिक होगी, इसीलिए जो है ये परिस्थिति में जो है दूध जो है बच्चों सबसे जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। यानी धातु के बर्तन में रखा दूध जो है किस परिस्थिति में सबसे जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो जब बर्फ़ को बर्तन के चारों ओर रख दिया जाए तो इस परिस्थिति में दूध जो है सबसे जल्दी, यानी सबसे जल्दी जो है बच्चों ठंडा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है वह है, क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट है, या पोटेशियम नाइट्रेट है, या पोटेशियम परमैंगनेट है, या बोरेक्स है। जल्दी से बताइएगा। देखिए लाल दवा है ना, इसका प्रयोग हम लोग कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। लाल दवा जिसका प्रयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में होता है वो एक्चुअल में है क्या, तो जी हाँ क्या है बच्चों, बताइए जल्दी से। तो वेरी गुड, क्या है ये है बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, KMnO4 होता है, इसी को हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट को ही कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, KMnO4 होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। बच्चों, हाइड्रोजन बम जो है ये किस प्रिंसिपल पर आधारित होता है। नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विघटन या तापीय अपघटन। बताना है आपको ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज द हाइड्रोजन बम बेस्ड। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन या थर्मल डिकम्पोजिशन। जल्दी से बताना है। हाइड्रोजन बम के बारे में पूछा है कि ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है बच्चों। तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर ए यानी नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। तो बच्चों याद रखना है आपको कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित होता है और इसमें दो हल्के नाभिक मिलकर जो है एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें देखिए आपको याद रखना है, इसमें जो है ना दो हल्के नाभिक मिलकर जो है एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये तो था बात हाइड्रोजन बम का। ठीक है, अगर आपसे परमाणु बम पूछते कि ये किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। अगर मैं पूछूं कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, परमाणु बम जो है ये किस प्रिंसिपल पर आधारित है, बताइएगा। परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित होता है, बिल्कुल फास्ट। हाँ जी, परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ये बच्चों नाभिकीय विखंडन। क्या? नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, इसको याद रखना है, नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन के प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है। ठीक है, चलिए बहुत सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस है एथिलीन, एसिटिलीन, मीथेन, एथेन। जल्दी से बताइएगा। कैल्शियम कार्बाइड, देखिए इसको रिएक्शन करवाना होगा। ठीक है बच्चों, तो कैल्शियम कार्बाइड का जो है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो CaC2 होता है, CaC2 होता है। और जल का क्या होता है, H2O होता है। तो आइए कैल्शियम कार्बाइड और जल की अभिक्रिया करवाइए, तो देखिए क्या बनता है। तो CaCa2 की जब अभिक्रिया हम लोगों ने करवाया H2O के साथ, तो ये क्या बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा C2H2 और साथ ही साथ बनवाएगा ये क्या, CaOH का ट्वाइस। यानी देखिए जब हम लोगों ने कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन करवाया जल के साथ, तो ये क्या बना दिया, C2H2। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको एसिटिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एसिटिलीन कहते हैं। ठीक है, तो इसने एसिटिलीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, CaOH का ट्वाइस, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो क्या चीज़ का निर्माण हुआ यहाँ पे जब हम लोगों ने रिएक्शन करवाया बच्चों, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जब हम लोगों ने कैल्शियम कार्बाइड और जल की अभिक्रिया करवाई तो ये एसिटिलीन बनाया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। तो देखिए तो क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, एसिटिलीन। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो है बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है कौन सी अधातु तत्व कक्ष ताप पर द्रव होती है। बच्चों आपसे पूछा है कौन सी ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए बच्चों क्वेश्चन इस प्रकार से है, आपको देखिए कौन सी अधातु है ना, कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए बताइए, HgCl2, Br2 या F243। बिल्कुल फास्ट सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे जी इस प्यारे से क्वेश्चन का। तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। जी हाँ, Br2। हाँ, तो Br2 यानी ब्रोमीन, इसी को बच्चों ब्रोमीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ब्रोमीन। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर यहाँ पे अधातु ना पूछकर धातु पूछ दे, यानी प्रश्न ऐसे दे दे कि कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, बताइए।
बिल्कुल फास्ट। कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है? तो ये है बच्चों आपका Hg यानी पारा। ठीक है, Hg यानी पारा हो जाएगा तब। ओके बच्चों, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक विष या उत्प्रेरक वर्धक या समांग उत्प्रेरक या प्रेरित उत्प्रेरक? जल्दी से बताइएगा बच्चों। देखिए ऐसे सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द पावर ऑफ कैटलिस्ट आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? बताइएगा जल्दी से। कैटेलिटिक पॉइजन या कैटेलिटिक इनहेंसर या होमोजीनियस कैटलिस्ट या इंड्यूसेस कैटलिस्ट? जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी उत्प्रेरक वर्धक, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है वैसे पदार्थ है ना, वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देते हैं उनको क्या कहते हैं? उत्प्रेरक वर्धक। और अगर मैं आपसे बोलूं वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को घटा देते हैं, यहाँ पर तो भाई उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा दे रहे हैं इसीलिए उत्प्रेरक वर्धक कहा जाएगा। और वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को घटा दें उनको क्या कहा जाएगा? बताइए। उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की शक्ति को, कैटलिस्ट की पावर को घटा दें, क्या कहेंगे? वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को घटा दे, है ना, उनकी शक्ति को घटा दे तो उनको क्या कहेंगे? उनको बच्चों उत्प्रेरक विष कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक विष कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ चुका है, मैथिल आयोडाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर जो गैस प्राप्त होती है वो है, बताइए बच्चों। अगर हम लोग मैथिल आयोडाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करें तो ये कौन सी गैस हमको देगी? कौन सी गैस हमको प्राप्त हो जाएगी? मेथेन, एथेन, एसिटिलीन या एथिलीन? जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट। जी हाँ, कौन सी गैस प्राप्त होगी? बिल्कुल फास्ट बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे जी। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी यानी एथेन, देन आपका आंसर सही है। कैसे? देखिए बच्चों, मैथिल आयोडाइड, मैथिल आयोडाइड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है? CH3I होता है। और सोडियम का क्या होता है? Na होता है। तो आइए तो रिएक्शन करवाते हैं। तो आइए बच्चों रिएक्शन करवाते हैं, यानी मैथिल आयोडाइड का रिएक्शन सोडियम धातु के साथ करवाते हैं। तो मैथिल आयोडाइड का जो केमिकल फार्मूला हो जाएगा CH3I हो जाएगा। इसका रिएक्शन सोडियम धातु यानी Na के साथ करवाना है। ठीक है, तो जब मैथिल आयोडाइड का रिएक्शन सोडियम धातु के साथ होगा तो ये क्या बनाएगा? C2H6 बनाएगा और साथ ही साथ बच्चों NaI बनाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए ये क्या है? C2H6, C2H6 क्या है? एथेन है, एथेन है। तो यहाँ से आप ही बताइए, जब हम लोग इसका और इसका अभिक्रिया करवा रहे हैं दोनों का, तो हमको कौन सी गैस प्राप्त हो गई है? एथेन, यानी C2H6 क्या होता है? एथेन होता है। तो हमको एथेन गैस प्राप्त हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, C4H6 आणविक सूत्र वाले यौगिक में है, क्या है? सभी एक बंद है या एक त्रिबंध तथा एक द्विबंध है या एक द्विबंध है या एक त्रिबंध या दो द्विबंध है? तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले C4H6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, यानी इसकी संरचना बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कार्बन कितना है? देखिए 4 है। हाइड्रोजन कितना है? 6 है। यानी कार्बन कितना है? 4 है। हाइड्रोजन कितना है प्यारे बच्चों? 6 है। ठीक है, तो कार्बन 4 है तो एक कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, 4 कार्बन हो गया। अब इसमें जो है डबल बॉन्ड और जुड़ जाता है, यानी 2 बंद और जुड़ जाएंगे, है ना। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है? 6 है। यानी यहाँ पे H3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा ये, और ये भी CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी संरचना पूर्ण रूप से पूरी हो गई। ठीक है, अब इसकी संरचना एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं। एक तो ये हो ही गया, अब इसकी संरचना एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 4 तो कार्बन हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? तो 6 है। तो H2 CH2 ये हो जाएगा, CH2 ये हो जाएगा। ठीक है, अभी भी बच्चों 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं, क्योंकि 2 और 2 4
और टोटल कितने थे, 6 थे, 2 और बच रहे, तो एक हाइड्रोजन इसमें लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन इसमें लगा दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर एक और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें देखिए C4H6 आणविक सूत्र वाले यौगिक में है। तो देखिए इसका एक ये जो पहला हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया, इसमें देखिए क्या है, ये त्रिबंध है ना, त्रिबंध है, यानी एक त्रिबंध हो जाएगा यहाँ पे, देख पा रहे हो एक त्रिबंध है ना, एक स्ट्रक्चर में त्रिबंध है। और फिर दूसरा स्ट्रक्चर जो बनाए थे इसमें क्या है, इसमें द्विबंध है, देख पा रहे हो, यहाँ पे भी द्विबंध है, यहाँ पर भी द्विबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक स्ट्रक्चर में एक त्रिबंध होगा और दूसरे स्ट्रक्चर में 2 द्विबंध होगा। देखिए 2 है कि नहीं है, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, है ना, 2 द्विबंध है। समझ में आ रहा है बच्चों, चलिए बहुत सही है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, निम्न में डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट क्या है, टेफ्लॉन है, बैकलाइट है, ट्राई नाइट्रो है, या सोडियम लॉरिल सल्फेट है, बताइएगा जल्दी से। डिटर्जेंट है, इनमें से डिटर्जेंट कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल फास्ट सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे जी, बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट बताना इन चारों में से कौन सा हो जाएगा। तो जी हाँ, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी सोडियम लॉरिल सल्फेट, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों सोडियम लॉरिल सल्फेट जो है ये क्या है, यह एक डिटर्जेंट है। क्या है बच्चों, यह एक डिटर्जेंट है। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है तो ये भी जान लीजिए, C12H25OSO3Na। ये हमारा जो है सोडियम क्या होता है, ये हमारा सोडियम लॉरिल सल्फेट होता है। ठीक है, और ये क्या है, यह एक डिटर्जेंट है। क्या है बच्चों, डिटर्जेंट है, याद रखना है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, NH3 गैस में HCl की छड़ ले जाने पर निकलता है, क्या निकलेगा, भूरा धुआं निकलेगा, सफ़ेद धुआं, पीला धुआं, या काला धुआं, जल्दी बताइएगा। NH3 यानी अमोनिया। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझना है, बोल रहा है कि जब NH3 है ना ये HCl के साथ रिएक्शन करता है यानी अमोनिया, ये क्या है बच्चों, ये आपका अमोनिया है। NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो जब देखिए NH3 का HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या मिलता है, ये हमको मिलता है बच्चों NH4Cl मिलेगा, यानी अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, क्या मिलता है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड जो है आपको मिल जाएगा कब, जब हम लोग NH3 और HCl का रिएक्शन करवाएंगे। और ये अमोनियम क्लोराइड कैसा होता है, तो ये इसी को हम लोग सफ़ेद धुआं भी कहते हैं, इसी को हम लोग सफ़ेद धुआं भी कहते हैं। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, यानी जब NH3 गैस में HCl की छड़ ले जाएं तो ये क्या बनाएगा, NH4Cl बनाएगा, यानी अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, और ये सफ़ेद धुआं जैसा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर जो है बी आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत सही जवाब है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, पानी में स्थायी कठोरता का कारण होता है, क्या होता है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, या सोडियम क्लोराइड, या फिर Ca तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट, या किसी भी प्रकार के लवण अथवा अशुद्धियाँ। बच्चों अभी कुछ देर पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, तो मैंने सोचा देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया है, तो मैंने सोचा चलिए एक बार फिर से आप लोगों से पूछा जाए, थोड़ा सा घुमा दिया गया है क्वेश्चन को, है ना, लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो जी हाँ प्यारे मित्रों, मैंने आपको बताया था ना, पानी में स्थायी कठोरता का यानी परमानेंट हार्डनेस का रीज़न क्या होता है, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सही है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, यूरिया NH2CONH2 में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होगी 40%, 46.67%, 60% या 28%। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको यूरिया का जो केमिकल फॉर्मूला है वो याद होना जरूरी है। तो ये तो दिया भी हुआ है, NH2CONH2 दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, अब यूरिया का अणुभार निकालिए, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया।
ठीक है, यूरिया का अणुभार जो है आपको निकालना होगा, तभी जाकर जो है आप बता सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होगी। ठीक है, तो इसका जो है यूरिया का अणुभार कैसे निकलेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको ये बताना है बच्चों कि अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि यूरिया में उपस्थित, देखिए ये क्या है, नाइट्रोजन है, तो ये है यूरिया। तो यूरिया में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, कितनी है। देखिए एक नाइट्रोजन ये हो गया, एक नाइट्रोजन ये हो गया, तो 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन। और गुना में नाइट्रोजन का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है, 14 होता है, मालूम है ना। सही है, अब फिर बीच में प्लस दे दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया है ना, तो अब यूरिया में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की कुल संख्या कितनी है। देखिए तो H2 यहाँ पे है, यहाँ पर भी H2 है ना। तो ये कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो 4 हाइड्रोजन है। और इसका अणुभार कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 होता है, तो गुने में 1 कर दीजिएगा। फिर प्लस में, ये सब तो आप जानते ही होंगे बच्चों। अब प्लस में देखिए कार्बन, ठीक है, कार्बन है यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, तो इसमें कार्बन कितनी है, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 ही है, तो 1 कर दीजिए। और गुने में कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार कितना होता है बच्चों, आप सभी जानते होंगे कितना होता है, 12 होता है, तो 12 कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब फिर इसके बाद देखिए प्लस दे दीजिए। अब इसके बाद देखिए, अब नाइट्रोजन बचा, अब तो हो गया ना, 1 मिनट, अब क्या बचा बच्चों, ऑक्सीजन बचा। हाँ देखिए कार्बन के बाद देखिए कार्बन तो हो गया ना, कार्बन का जो है कार्बन परमाणु कितना, 1 ही है, तो 1 कर दिए। और इसका अणुभार है 12, तो 12 कर दिया, प्लस दे देंगे साइन। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी कितना परमाणु है, 1 ही है ना, तो 1 परमाणु कर देंगे। और इसका अणुभार कितना होता है, 16 होता है, तो 16 कर दीजिए। इनको जोड़िए तो सभी को, तो देखिए 14 दूनी 28 हो जाएगा, प्लस में ये 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर प्लस में ये 12 हो जाएगा, फिर प्लस में 16 हो जाएगा। बच्चों सबको जोड़ दीजिए एक बार, तो देखिए तो 6 2 8, ठीक है, 8 और 4 12, 12 और 8 20, ठीक है, तो 20 का 0 और 2 हासिल लग जाएगा। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 60 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आपको पता चल गया, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये आ गया 60 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये तो पता चल गया आपको, यूरिया का आप लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत बतानी है, किसकी बतानी है, नाइट्रोजन की बतानी है। तो देखिए बच्चों नाइट्रोजन कितना था, देखिए यूरिया में नाइट्रोजन कितना है, देखिए तो नाइट्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, तो 2 नाइट्रोजन परमाणु की संख्या है। गुना में अणुभार कितना होता है इसका, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 14 कर देना है। बट्टा में यूरिया का कितना निकला पूरा, तो 60 निकला। और फिर गुना में 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, बस सॉल्व कीजिए 1 0 से 1 0। अब इतने को पूरे को सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये आ जाएगा बच्चों 46.67% आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत सही है सभी बच्चों का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है, नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार है, कैसा है, अम्लीय, क्षारीय, अम्लीय तथा क्षारीय, उदासीन। द बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन टुवार्ड्स लिटमस इज एसिडिक, एल्कलाइन, एसिडिक एंड एल्कलाइन, इंडिफरेंट। जल्दी बताइएगा, नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति जो व्यवहार होता है बच्चों वो कैसा होता है। तो जी हाँ प्यारे मित्रों, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत सही जवाब है। तो आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन गैस जो है लिटमस के प्रति उदासीन होता है ना। ये जो नाइट्रोजन गैस होता है बच्चों, है ना, ये लिटमस के प्रति क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, अच्छा बताइए, तो देखिए बात आई है नाइट्रोजन की, तो हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, बताइए। हमारे एटमॉस्फेयर में यानी वातावरण में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, हमारे वातावरण में कौन सी गैस, जी हाँ कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, कौन सी गैस जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो जी हाँ कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है, बिल्कुल सही जवाब है, नाइट्रोजन गैस है। और नाइट्रोजन ये जो है हमारे वातावरण में 78% पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ चुका है, एक गैस का दिया गया द्रव्यमान
400 सेंटीमीटर क्यूब स्थान घेरता है जब गैस प्रदाब 1 वायुमंडलीय तथा तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, तो 77 डिग्री सेल्सियस तथा 1.25 वायुमंडलीय दाब पर गैस का आयतन कितना होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। देखिए क्या क्या पहले दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए गैस का जो दिया गया द्रव्यमान है वो 400 सेंटीमीटर क्यूब है ना। 400 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी यहाँ पे आपको V1 दे दिया है कितना, 400 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है, ठीक है। तो ये V1 जो है 400 सेंटीमीटर क्यूब स्थान घेरता है। फिर बोल रहा है कि गैस जो है, गैस पर दाब जो है 1 वायुमंडलीय होता है ना, यानी यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी यहाँ पर बच्चों आपको जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब जो है वो आपको दे दिया है कितना, 1 दिया है ना। यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं P1 जो है यानी 1 वायुमंडलीय दाब यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए बोल रहा है तापमान जो है 60 डिग्री सेल्सियस है, यानी T1 जो है कितना है, 7 डिग्री सेल्सियस है। बच्चों ये डिग्री सेल्सियस है ना, लेकिन इसको केल्विन में बदलना होगा, क्योंकि केल्विन में ही हम लोग इस गैस समीकरण के क्वेश्चन को हल करते हैं। ये गैस समीकरण के सूत्र पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है ना, तो इसको केल्विन में बदलेंगे तो 273 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा टेम्परेचर, ये आपका हो जाएगा कितना, 273 में 7 को जोड़िएगा तो ये 280 आ जाएगा ना, 280 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। 280 केल्विन आ जाएगा। V1 दिया है, P1 दिया है, T1 दिया है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 77 डिग्री सेल्सियस, यानी अब T2 जो है आपको यहाँ पे पता चल गया कि T2 जो है यहाँ पर 77 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, लेकिन इसको भी केल्विन में बदलेंगे तो 273 इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 350 केल्विन, जोड़िए 350 केल्विन हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है तथा 1.25 वायुमंडलीय दाब, फिर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दे दिया, यानी P2 कितना दे दिया है, तो ये आपको दे दिया है 1.25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया है, ठीक है। और फिर बोला है कि वायुमंडलीय दाब पर अब गैस का आयतन क्या होगा, यानी अब V2 आपको बताना है। समझ में आया, यानी देखिए V1 दिया है, P1 दिया है, T1 दिया है, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो V2 निकालना है, T2 दिया है, P2 दिया है। अब देखिए बच्चों एक समीकरण होता है, ठीक है, गैस समीकरण के सूत्र से इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग, ठीक है। गैस समीकरण से यानी गैस समीकरण का एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है बच्चों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, होता है P1 इंटू में V1 अपॉन में T1 और बराबर में P2 इंटू में V2 अपॉन में T2। बस इसी सूत्र पे बना दीजिए क्वेश्चन को। तो देखिए P1 कितना है, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, P1 कितना है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, गुने में V1 कितना है 400 सेंटीमीटर क्यूब है, बटा में T1 कितना है तो ये 280 है, ठीक है। और बराबर में P2 कितना है 1.25 गुने में V2 जो कि निकालना है, बटा में T2 कितना है, तो T2 ये 350 केल्विन है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से V2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो V2 बराबर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए बच्चों हो जाएगा 400, हाँ गुना में फिर जो है देखिए 400 क्रॉस मल्टीप्लाई करना दीजिए, 400 गुना 350, ठीक है। और बटा में ये क्या हो जाएगा, नीचे 280 हो जाएगा और फिर गुने में 1.25 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दशमलव को हटाऊँगा तो यहाँ पे गुने में 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट के पहले दशमलव है इसलिए 2 जीरो पर देना होगा, यानी गुने 100 हो जाएगा। अब बच्चों इतना को काट पीट करके मुझे बताइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका आंसर कितना है। बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन को हल करके सही जवाब दे पाते हैं, ठीक है। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बच्चों आप लोग आंसर अवश्य दीजिएगा, यानी मैं आपका कैलकुलेशन देखना चाहता हूं। जिन बच्चों का कैलकुलेशन अच्छा है वो मैथ्स में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ हो फिजिक्स में भी अच्छा कर सकते हैं और केमिस्ट्री में भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इजीली अच्छे से कर सकते हो, बशर्ते कब आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इतना जो है मैंने आपका कर दिया है, इतना प्रोसेस मैंने कर दिया है। अब आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि जब आप लोगों ने इतने को सॉल्व किया तो आप लोगों को क्या रिजल्ट मिला, ठीक है। तो मैं हर एक स्टूडेंट का जो है कमेंट देखूंगा और रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। सही है तो भी मैं रिप्लाई दूंगा, गलत है तो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। बट आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, क्या है? m बराबर ई सी स्क्वायर। देखिए पहला ऑप्शन है m बराबर ई सी का स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है ई बराबर एम सी का स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है m बराबर सी ई, और चौथा ऑप्शन है ई बराबर एम सी। जल्दी से बताइएगा। आइंस्टीन का बहुत ही अच्छा ये समीकरण है, बहुत ही फेमस समीकरण है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं इसको। तो एक कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण? तो देखिए बच्चों, सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो होता है वो होता है ई बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर एम क्या है बच्चों? ये मास है, यानी जिसको द्रव्यमान कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं बच्चों? द्रव्यमान कहते हैं। सी क्या है बच्चों? यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है। क्या है? प्रकाश का वेग है। क्या है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वेग है। ठीक है, ओके बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक फीडबैक अवश्य दीजिएगा। आपके एक फीडबैक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है, बहुत अच्छा लगता है बच्चों, है ना। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो एक लाइक दे दीजिएगा और अपना फीडबैक भी अवश्य दीजिएगा बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उम्मीद के साथ। तब तक ले बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।